दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM, ठीक है। और देखिए हमने एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे, सपोज दैट, स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सपोज या कंसिडर अ पार्टिकल, इसको हटा देते हैं, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, एक्सिक्यूटिंग SHM, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को क्या कर रहा, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें एक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को लिखना है। तो उसके लिए हम एक डायग्राम को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम इस तरीके से समझ लीजिए, दिस इज आवर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है, या आपको पता है, दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे ओ पॉइंट से, ठीक है। और अगर सपोज दैट हमारे पास ये पार्टिकल है, ठीक है, ये लेट सपोज दैट मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर है, लेट सपोज दैट पार्टिकल मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर है, तो इस पार्टिकल पर एक फोर्स काम करेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इस पार्टिकल पर काम करने वाला रीस्टोरिंग फोर्स को हम F कहेंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पर लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ SHM, तो SHM की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स होता है, फोर्स या जिसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू, रीस्टोरिंग फोर्स इज proportional to the negative of displacement from its mean position। mean position कह सकते हैं या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर है स्टूडेंट? इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसको मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं, फिर हमारे पास F इक्वल टू आ जाएगा, दिस इज, चलो हम इसको स्टेटमेंट के जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है तो नेगेटिव हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जैसे आपको पता है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है K, और इसको इस तरीके से लिख देंगे हम, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो हमारे पास K है ना स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट का जो यूनिट होता है स्टूडेंट, तो यूनिट होता है फोर्स कांस्टेंट का न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ध्यान रखना। दिस इज अ यूनिट ऑफ K का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। सो अब इसके बाद इसकी इक्वेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, हम यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू, या अप्लाई हम यहां पे लिख सकते हैं, अप्लाई NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फॉर कांस्टेंट मास। कांस्टेंट मास के लिए हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, F नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, इतना पता है, इतना क्लियर है स्टूडेंट? ओके, और नेट फोर्स क्या है, देखिए रिस्टोरिंग फोर्स है हमारे पास, तो ये हमारे पास है माइनस के एक्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास हम ये चीजें लिख सकते हैं, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। सो यहां से एक्सेलरेशन को हम इस तरीका से लिख सकते हैं,
दिस इज माइनस के डिवाइड बाई एम और इंटू एक्स। तो यहां से स्टूडेंट जो कि हमने स्टेटमेंट लिखा था कि हमारे पास अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए जो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल होगा वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन होगा, है ना। नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इस तरीके से कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो यहां से एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ये हमने प्रूव कर लिया कि हमारे पास अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा तो आप इस चीज को प्रूफ करेंगे तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि या प्रूफ कर सकते हैं कि वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। सो इसके लिए इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर जो k बाई एम लिखते हैं ना, ठीक है, जो ये k बाई एम है टर्म, इसको हम क्या लिखते हैं? सो हेयर k बाई एम को हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो यहां से देखिए हम इस इक्वेशन को किस तरीके से फॉर्म करेंगे। सो इसके बाद हम लिखने वाले हैं ये एक्सेलरेशन इज, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और k बाई एम के प्लेस पर हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अगर हम एक्सेलरेशन को ऐसा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डी टी स्क्वायर, या इन शॉर्ट इसको एक्स डबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिखते हैं, और इसको इन शॉर्ट हम इस तरीके से भी लिखते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज वेलोसिटी। कुछ बुक्स में, एडवांस बुक्स में आपको इस तरीके के नोटेशंस दिखेंगे, तो आप घबराना मत। ठीक है, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंगल डॉट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इन सभी चीजों को हम यहाँ पर रख लेते हैं जो हमें जरूरत है, जिसकी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी है। सो इसको लिख लेते हैं डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो और इसको दूसरे फॉर्मेट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, सो अब इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ, यहां पर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, हम यहां पर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा की हेल्प से यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लेट हम यहाँ पर एक ट्रायल सॉल्यूशन लेंगे स्टूडेंट। अब ट्रायल सॉल्यूशन हम एक एट ए रैंडम लेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट एक्स बी अ ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ दिस अबव इक्वेशन, x इक्वल टू सी ई रेज द पावर अल्फा टी, बी अ ट्रायल सॉल्यूशन। सो इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव, अब इसके बाद देखिए, अब मेरा मकसद समझिए, टारगेट मुझे करना क्या है। अगर हमें ये चीजें मिल गई तो इसके बाद हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। ये जो हमारे पास x है ना, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर इन ये जो डबल डेरिवेटिव आएगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे,
और x की वैल्यू भी रखेंगे, है ना, ये वाले टर्म की वैल्यू भी रखेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे, सो हमारे पास फिर अल्फा और ओमेगा में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, सो अल्फा और ओमेगा में रिलेशन आने के बाद हमें इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू ही तो फाइंड आउट करनी होती है। इसमें वेरिएबल हमारे पास x है, तो ये जो वेरिएबल क्वांटिटी है इसका वैल्यू फाइंड करना ही हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, dx बाई dt अगर हम करेंगे तो यहां से देखिए अगर हम c लिखें, ठीक है, कांस्टेंट है, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, और फिर डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास इस अल्फा टी का, सो d बाई डी एक्स ऑफ अल्फा टी, सॉरी ये टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, सो d बाई डी टी ऑफ अल्फा टी। सो यहां से फिर क्या करेंगे हम, यहां से देखिए अल्फा कांस्टेंट है, dt बाई डी टी आएगा 1, सो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा c अल्फा, है ना, e अल्फा t हमारे पास आ जाएगा। सो अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, तो हम फिर इसको लेंगे। सो हमारे पास ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अल्फा और c दोनों कांस्टेंट है, c और अल्फा दोनों कांस्टेंट है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन फर्दर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, फिर डिफरेंशिएशन आएगा अल्फा टी का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा टी हमारे पास फिर से क्या आएगा, अल्फा आएगा, है ना। सो यहां से हमारे पास c अल्फा स्क्वायर e अल्फा टी आ जाएगा। सो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर डबल डेरिवेटिव जो टर्म है उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ substituting the values of d square x dt square and x in equation 1 में रखेंगे इसको। सो इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट, हमारे पास दिस इज c अल्फा स्क्वायर e अल्फा टी प्लस, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास x की वैल्यू c t इक्वल टू 0। सो यहां से स्टूडेंट हमारे पास जो कॉमन टर्म है c कॉमन है, e रेज द पावर अल्फा t भी कॉमन है। सो हमारे पास आएगा स्टूडेंट अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी टर्म्स c e रेज द पावर अल्फा t बाहर आ जाएगा, और ये बाकी टर्म्स मतलब 0 हो जाएंगे, है ना। सो यहां जाएंगे पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो वंस हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहले, ठीक है, और अल्फा को हम ओमेगा के टर्म्स में लिखेंगे। सो यहां से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बोथ साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास अल्फा, और यहां पर हमें बचेगा क्या, दिस इज ओमेगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1। चलो ये स्टेप समझ में नहीं आया, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो बोथ साइड मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर हमारे पास अल्फा मिल जाएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा। सो अगर हम ओमेगा स्क्वायर को देखें तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, लेकिन हमारे पास एक टर्म है -1 जो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को पता है ना, इसको एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं, आयोटा, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, आयोटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, या समटाइम्स किसी बुक्स में जे टर्म से भी रिप्रेजेंट किया है। तो जे टर्म कोई अलग चीज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है। सो यहां से हमारे पास प्लस माइनस जे ओमेगा आ जाएगा, किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू। अब हम इस अल्फा की वैल्यू को कहां पर रखेंगे, अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, तो उसकी वजह से हमारे पास x की भी 2 वैल्यूज आएंगी, हमारे पास किसकी वैल्यू भी 2 आएंगी, x की वैल्यू भी 2 आएंगी। सो नाउ हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, एक बार हम अल्फा की प्लस वैल्यू रखेंगे और अल्फा की माइनस वाली वैल्यू भी रखेंगे। सो हमारे पास x1 आ जाएगा c1 e रेज द पावर j ओमेगा, ठीक है, अगर हमने प्लस j ओमेगा रखा, ठीक है, एंड x2 हमें मिलेगा c2 e रेज द पावर माइनस j ओमेगा। सो नेट जो हमारे पास
x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू x1 और x2 को सम करने पर हमको मिलेगा। सो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 e रेज़ द पावर j ओमेगा, ठीक है, और सेकेंड टर्म आ जाएगा C2 e रेज़ द पावर माइनस j ओमेगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, हमारे पास अगर आपने पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा। सो उस कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा में हम इस तरीके से ई रेज़ द पावर आयोटा थीटा को इस तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, दिस इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, सकता है, ठीक है, समझना इस चीज को। सो ई रेज़ द पावर जे ओमेगा, तो इसको ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हमने यहां से हटाना है तो हम इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे, हम यहाँ पर कॉस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हमारे पास ओमेगा है, तो कॉस ओमेगा, सॉरी यहाँ पर कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या चीज है स्टूडेंट, यहाँ पर टी टर्म हमारे पास मिसिंग है, क्योंकि हमारे पास अल्फा टी है ना। सो यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, दिस इज ओमेगा टी, इन सभी टर्म्स को लिखेंगे ओमेगा टी, क्लियर है। सो ओमेगा टी यहाँ पर लिखेंगे, और फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस, यहाँ पर जे लिखेंगे, हमने इसी आई टर्म को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर साइन ऑफ, फिर वही आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या है, ओमेगा टी, क्लियर है। सो ये हमारे पास C1 के लिए हो गया, x1 का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद हम x2 का एक्सप्रेशन लिखेंगे, x2 में C2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और e रेज़ द पावर j ओमेगा टी। सो यहां से क्या लिखने वाले हैं, cos माइनस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस j साइन माइनस ओमेगा टी लिखेंगे। ये प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखना किस तरीके से हमारे पास ये सॉल्व होता है। सो इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, अब इस टर्म को दोबारा हम लिखने वाले हैं, ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं यहां पर लिखूंगा। तो एक्सप्रेशन को लिखने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, सो यहां से हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू दिस इज C1 कॉस ओमेगा टी प्लस j साइन ओमेगा टी, ठीक है, और फिर प्लस यहां पर लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास एक टर्म होता है, अगर हम cos माइनस थीटा करें तो हमें cos थीटा मिल जाता है, ठीक है, और अगर हमारे पास, ध्यान रखिए, अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा होता है, साइन माइनस थीटा लिखें तो दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा हमें मिलता है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो cos माइनस ऑफ थीटा हमें प्लस ऑफ cos थीटा मिलेगा, और साइन माइनस ऑफ थीटा हमें माइनस साइन ऑफ थीटा मिलेगा, ठीक है। सो यहां से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट C2, तो cos ओमेगा टी हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, j लिखेंगे, और साइन ओमेगा टी लिखेंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम दोनों से cos ओमेगा टी टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास C1 प्लस C2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी मिल जाएगा, ठीक है, और फिर साथ ही हमारे पास देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम j कैप को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर को, और साथ ही हम यहाँ पर कौन सा टर्म कॉमन लेंगे, साइन ओमेगा टी टर्म कॉमन लेंगे, दोनों टर्म्स को कॉमन लेंगे। सो ले लिया हमने, तो हमारे पास C1 माइनस C2 आएगा और साइन ओमेगा टी टर्म आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतना, ये हमारे पास वैल्यू आया x का, ठीक है। सो आफ्टर जब हम, हमारे पास x का वैल्यू आ गया, सो यहाँ पर हम एक कंसिडरेशन और करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो C1 प्लस C2 है, यहाँ पर जो C1 प्लस C2 है, इसको हम cos ऑफ फाई कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, cos ऑफ फाई कंसिडर करेंगे, और हमारे पास अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास C1 प्लस C2 है, इसको हम कंसिडर करेंगे, कोई भी एक आर्गुमेंट a लिख लेंगे, ठीक है, एम्पलीट्यूड, और a ऑफ साइन फाई, ओके, और जो हमारे पास सेकेंड टर्म है दैट इज j और C1 माइनस C2, इसको हम a ऑफ cos फाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें, इसके प्लेस पर और इन दोनों के प्लेस पर, सो हमारे पास नई इक्वेशन किस तरीके से आ जाएगी, सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज a ऑफ साइन फाई और cos ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, प्लस
हमारे पास a ऑफ cos फाई मिल जाएगा, a ऑफ cos फाई और साइन ओमेगा टी। सो स्टूडेंट यहाँ पर फिर एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कौन सा? तो देखिए दोनों में हमारे पास एक कांस्टेंट है, मतलब कॉमन है, तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इस तरीका से। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, दिस इज कॉल्ड साइन ए प्लस बी। तो इसको किस तरीके से लिखा जाता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा इन प्लेस ऑफ ए हमारे पास फाई है और इन प्लेस ऑफ बी हमारे पास ओमेगा टी है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी के टर्म्स में? सो हमारे पास जो ए कॉमन आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं साइन फाई प्लस ओमेगा टी। सो इन शॉर्ट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है स्टूडेंट, एक साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। तो इन प्लेस ऑफ साइन वी कैन इजीली राइट कॉस फंक्शन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम अनदर वे से इसको प्रूव करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? a ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सो इसको इसलिए ऐसा कह रहा हूं, इसका रीजन है बिकॉज हमारे पास जो सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है वो एक साइनोसॉइडल फंक्शन होता है, यानी वो एज अ फंक्शन ऑफ साइन और कॉस का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और आने वाले लेक्चर्स में हम इसको और आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है।